मुजीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज वज़ीर आज़म के दौरा कोयटा की क्या हाईलाइट्स रहीं? देखें, बहुत अहमियत का दौरा था। वज़ीर आज़म ने आज यहाँ पे कराची, कोयटा, चमन शाहराह का इफ्तिताह किया N25। इसके अलावा बलूचिस्तान में 5 दानिश स्कूल बनने जा रहे हैं। हाँ। एक और अहम चीज़ जो होने जा रही है वो नौकुंडी से सिब्बी तक का रेलवे ट्रैक है, जो 600 किलोमीटर तवील है और $400 मिलियन इस पे लागत आएगी। अच्छा मुजीब साहब, आपको याद होगा कि DG ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से जो कोशिशें हो रही हैं उसमें बलूचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा का मुआवजा किया। आज गालिबन जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी कुछ मतलब तारीफ़ी कलमात कहे, हालांकि कि बलूचिस्तान अमूमन जो है मनफी ख़बरों की जद में आता है, तनकीदी ज़्यादा होती है, तो ये ज़रा इसका कुछ हमें समझाएं कि क्या सूरत हाल रही? देखें, DG ISPR ने बहुत तफसील से इसका अहाता किया था कि बलूचिस्तान में जो काविशें हो रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए। यहाँ पे मसला ये होता रहा है माजी में कि पहले जो फंड्स आते थे, तरक्याती फंड्स, वो सिर्फ कागजों में खर्च होते, ग्राउंड वर्क नहीं होता था। इस दफ़ा जो है सूरत कुछ बदल गई है। अब बनाई गई है DCC, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें न सिर्फ इंतजामी लोग हैं, सियासी लोग हैं, बल्कि जो दीगर इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे और इंतजामी इदारे, उनके भी नुमाइंदे शामिल हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी उन तरक्याती मंसूबों पर नज़र रखती है जो जिस ज़िले में हो रहे होते हैं। वहाँ से डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स हासिल की जाती हैं कि जो मंसूबा है क्या वो कागज़ों पे तो नहीं है, अमलन उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तमाम जिम्मेदारी सौंप दी गई है जो वफाकी इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं या जो इंतजामी अफसरान हैं उनको। पॉलिटिकल जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो पा रहा। वज़ीर आज़म ने आज कोयटा में बहुत तारीफ की। मैं खता कलामी कर रहा हूँ, आप तो मुंतखब नुमाइंदों को चार्जशीट कर रहे हैं कि वो अपने इलाकों में नहीं जा रहे, काम नहीं कर रहे, और जो कुछ तरक्याती काम हो रहे हैं उसका भी सेर आप समझते हैं कि उनके सर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर करप्शन इतना बड़ा इशू था, पुअर गवर्नेंस इतना बड़ा इशू था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये देख रहे हैं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अपने हलकों में जाने से कतराते हैं, उनको अमन के मसाइल का भी जिक्र करते हैं, वो उनको ख़तरात भी ला के उसका भी जिक्र करते हैं, और अपने हलकों में जाते हुए उनको खौफ महसूस होता है, फेस नहीं करते। ये फेस करने का काम जो है ज़िला इंतज़ामिया देख रही है। आपने जिक्र किया KP और बलूचिस्तान का मवाजना करें तो वहाँ पे जो मसला हो रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे नज़र नहीं आ रही, इस वजह से दिक्कत हो रही है। यहाँ पे ये दोनों एक पेज पे हैं। दहशतगर्दी के से निमटने के लिए तो बिल्कुल पुरअज़्म है, इस पे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है, और देखा भी ये जा रहा है कि तकरीबन 7-8 हज़ार अप्रैल कि दोनों जगह की दहशतगर्दी में भी फ़र्क है। मतलब है यहाँ पे जिस तरह के इंसर्जेंट्स हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं वो कौम परस्त हैं और उनका डायमेंशन डिफरेंट है, KP की डिफरेंट है। लेकिन मैं ये डेटा देख रहा था, DIG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का था कि बलूचिस्तान में आपके सूबे में जो कि 44% है मुल्क का, वहाँ 58,778 के करीब जो हैं ऑपरेशन हुए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, जबकि KP में 14,658 हुए हैं। और लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में लेसर नंबर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हैं 1557, और जबकि KP में ज़्यादा हैं 5,397। तो ये आदाद शुमार किस चीज़ की गमाजी करते हैं कि ज़्यादा एक्टिव जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं? जी बिल्कुल आमिर साहब, इसमें तो कोई शक व शुबा भी नहीं है। तमाम आदाद शुमार से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर दहशतगर्दी के वाक़यात कम हैं और ऑपरेशन ज़्यादा हैं तो उसका ये मतलब है सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबियाँ मिल रही हैं, और वो काफ़ी तादाद में लोगों को पकड़ भी रहे हैं, मंसूबे नाकाम भी बना रहे हैं। बिहार के बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो एक कहते हैं ना, आप बता रहे थे कि नुमाइंदों को खौफ है जाने से, तो वो समझते हैं कि वो आउट ऑफ बॉन्ड हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं सरे शाम, लोगों की मूवमेंट नहीं हो रही होती है, रेलवे ट्रैक अभी भी ख़तरे में है। तो ये इश्यूज़ तो हैं वहाँ पर, बड़े गंभीर इश्यूज़ हैं। जी बिल्कुल, इसमें शक नहीं है, ये इश्यूज़ हैं और इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मसला जो दरपेश है कि कोयटा कराची रूट को अगर आप ले लें, 700 किलोमीटर का रूट है, और कोई जगह ऐसा जो इंसर्जेंट्स हैं, दहशतगर्द हैं, वो एक जगह चुन लेते हैं जहाँ पे करीब कोई चेक पोस्टें नहीं होती, वो बीच में आके रोड ब्लॉक करते हैं, 1-2 घंटे तक वो लोगों को तंग करते हैं, तलाशियाँ लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। जब तक फोर्सेज वहाँ पहुँचती हैं वो पहाड़ों में रूपोश हो जाते हैं, उनके पीछे हेलीज भी जाते हैं, ड्रोन्स भी जाते हैं, कार्रवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन वही मसला रेलवे ट्रैक्स का आपने जिक्र किया, आए रोज़ जाफर एक्सप्रेस पे बोलान पे फायरिंग भी होती है, तो अब उसका ये सद्जवाब ये किया गया कि पहले एक पायलट इंजन चलाया जाता है, उसके साथ एक बोगी होती है जो सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है,
جو آگے سبوی تک اس کو لے کے جاتی ہے ٹرینوں کو، پھر آگے اسی طرح کراس کراتی ہے۔ اچھا ایک اور بس میں آخری سوال میرا کہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے اسمگلنگ کا، اور بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے بلوچستان میں کے پی میں بھی جو ہے وہ اسمگلنگ سے وابستہ ہے، جس کو وہ لوگ بڑا جائز سمجھتے ہیں۔ وہاں پہ بہت بڑا ایشو تھا ایران سے جو تیل آتا ہے اس کی اسمگلنگ کا، وہ کراچی تک کے جو مضافات ہیں وہاں پر دستیاب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ تھا، بلوچستان سے تیل کراچی، اندرون پنجاب، کے پی تک اسمگل کیا جا رہا تھا، اب اس میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور اس کو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو بارڈر کے رہائشی لوگ ہیں ان کو ایران سے تیل لانے کی اجازت ہے اپنی ضرورت کے مطابق، جو ان کے ضلع کی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ پہلے ہوتا تھا کہ ان کو 1,00,000 لیٹر لانے کی اجازت تھی، وہ لاتے تھے 10 لاکھ 15 لاکھ، تو وہ پھر آگے بھیج دیتے تھے۔ بہت بہت شکریہ مجیب احمد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین وقفہ لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے کشیدگی اور مہاجرائی جو ہے ختم ہو گئی ہے، بالکل ہے، 16 آنے ہیں، لیکن 2026 کے آغاز سے کم از کم ایک اچھی چیز ہوئی ہے، وہ یہ کہ ہر طرف سے مذاکرات کی تکرار ہے۔ حکومت جو ہے مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے، اس پہ خلاف کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کے لیے کوئی ظاہر کوئی شرط عائد کر رہے ہیں، اور فواد چودھری صاحب کی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی جو ہے وہ کافی فعال ہوئی بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جو سب ہر طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یقیناً اس میں دقتیں اور چیلنجز بہت ہیں کہ حکومت جو ہے جن کے پاس طاقت و اختیار ہے وہ اس کو حقیقت کا روپ کیسے دیتے ہیں۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔